languages and so many other departments. We are delighted with your presence, sir. Can we please give a big round of applause for Shri Manish Sisodia ji. We would now like to begin your keynote, sir, and thank you so much, Ms. Pooja, for being here with us, ma'am. May we request you to please take this forward. Thank you, sir. It's an honor to have you here with us. And Mr. Sisodia, as Sonam rightly said, he is the man who's been credited to have changed the face of education in Delhi. The best epithets that describe him are visionary, committed, and determined, and there's a lot we all can learn from you. He has been consistently working to bring about noticeable change in education, governance, and job creation in Delhi. Ladies and gentlemen, I request you to once again give him a huge round of applause. Thank you everybody. Sir, Delhi's education model is one story that India is proudly boasting of across party lines. So how did you achieve that? थैंक यू वेरी मच इस वार्म वेलकम के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ आईआईटी और आईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हों, वहाँ भी और अदरवाइज भी ये कहना कि हमने एजुकेशन में सब कुछ बदल दिया है, इट वुड बी रॉन्ग एंड टू एरोगेंट. ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन पे पहली बार बात कर रहे हैं. हमसे आईआईटी हमने नहीं बनवाया था जी, आईएम भी हमने नहीं बनवाया था. हम तो जुम्मा 4 साल पुरानी पार्टी हैं. पर देश में आपने पूछा कि कैसे किया, मुझे लगता है उससे पहले डिफाइन होना ज़रूरी है कि हमने किया क्या है जी. क्योंकि कैसे किया तो बाद में समझ में आएगा, पहले ये तय हो जाए हमने कुछ किया है कि नहीं किया है. क्योंकि जब हम कह रहे हैं हमने आईआईटी नहीं बनवाया, आईएम नहीं बनवाया, तो हमने किया क्या है? यू बीइंग वेरी वेरी मॉडेस्ट. आपने जो ग्रास रूट पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर चेंज किया है, आई थिंक दैट इज समथिंग वी आर ऑल प्राउड ऑफ. एजुकेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एक तो है कि स्काई इज द लिमिट, और दूसरा है बॉटम लाइन. मतलब आप अपने बच्चे को पढ़ा के इतना अच्छा पढ़ाओगे कि वो आईआईटी जाएगा, आईएम जाएगा, नासा में काम करेगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को चलाएगा, देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बनेगा. ये सब स्काई इज द लिमिट है. वो हम हमेशा से करते रहे हैं, आज़ादी के बाद से हमेशा हमने अचीव किया है ये सब. हर साल हम बच्चों भेजते हैं. लेकिन बॉटम लाइन हमारी गड़बड़ा गई जिस वक्त हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारे देश में आईआईटीज होने चाहिए, हमारे देश में आईएम होने चाहिए. उस वक्त हम भूल गए, मैं नहीं कहूँगा, पर कहीं चूक गए ये तय करना कि ठीक है हमारा सबसे बेस्ट बच्चा आईआईटी में जाके बैठेगा, सो फार सो गुड. लेकिन हमारा उस पूरी लाइन में अगर 1 लाख बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, तो 1000वां बच्चा कहाँ खड़ा होगा? उसको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी आ रही होगी, उसको अपना कम से कम ABCD पढ़ना आ रहा होगा, उसको एक बेसिक एप्लीकेशन लिखनी आ रही होगी, उसको एक बेसिक जॉब ओरिएंटेड स्किल होगा उसके पास में. हम वो भूल गए. तो हम दिल्ली में जो कोशिश कर रहे हैं उस बॉटम लाइन को थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्काई इज द लिमिट है, पर हम ये गारंटी लेना चाहते हैं कि अगर मेरे पास 22 लाख बच्चे, आज की तारीख में मेरे पास 18 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं और टोटल देखें तो 44 लाख बच्चे हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, तो एक बच्चे को हम इनके यहाँ पढ़ने आईआईटी भेजेंगे, वो हम गारंटी ले रहे हैं. लेकिन हम ये भी गारंटी ले रहे हैं कि हमारा जो 44 लाखवां बच्चा होगा वो भी कम से कम इतना जरूर होगा कि वो इतना जरूर कर पाएगा. हम वहां चूक रहे हैं, वो हमने हासिल किया है. और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको हासिल करने के लिए वी ब्रिंग द पॉलिटिकल विल टू द टेबल. एक पॉलिटिकल विल है, अरविंद केजरीवाल जी खुद आईआईटीएन हैं, और उसके साथ साथ एक अच्छी टीम. और जब पॉलिटिकल विल है तो बजट, आमतौर पे एजुकेशन बजट में पीछे रह जाती है. सो आई थिंक ऑल दैट मेक थिंग्स पॉसिबल. जैसे मैंने कहा डिटर्मिनेशन और विल था चेंज करने का, विच यू हैव अचीव्ड इन. इट इज एन exemplary example for the whole country to see and follow now. Also, government schools earlier used to be talked about for lack of infrastructure. तो वो आपने कैसे चेंज किया वो सिनेरियो? वही कि जब मैंने स्कूलों में जाना शुरू किया तो ऑब्वियसली जब 2015 में मैंने एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमें भी जब सरकार में आए तो सर आइए स्कूल दिखाते हैं, और
दिल्ली में 10-15 स्कूल तो वहाँ भी थे, बहुत अच्छे अच्छे वाले जो एकदम शाइनिंग स्टार थे, गवर्नमेंट स्कूल। तो मैंने भी अधिकारियों को कहा, यार ये तो मुझे भी पता है कि तुम्हारा एक रोहिणी में, एक द्वारका में, एक सूरजमल विहार में कुछ अच्छे स्कूल्स हैं। मैं पटपड़गंज से आता हूँ, मंडावली गांव का स्कूल देखते हैं चलो। मेरे विधानसभा में एक शशि गार्डन की झुग्गियाँ हैं, वहाँ का स्कूल देखते हैं ना। ये रोहिणी वाला स्कूल छोड़ दो, वहाँ आपने एक अच्छा मॉडल वो बना रखा है पहले से। 17 मॉडल स्कूल थे यहाँ पे, और सबको कोई दुनिया से आ जाए, देश से आ जाए, विदेश से आ जाए, सबको वही दिखाते थे। तो मैंने कहा उसमें चलते हैं ना, जो मैंने देखा है उसमें तो छोड़ो। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाके देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वो टेंट वाला स्कूल बोलते थे उसको। मैं जाके बच्चों से पूछा तो बच्चे भी रोने लगे, जी हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। ऐसे फिर दिल्ली भर के स्कूलों में घूमा। एक इस हाउस के लिए इम्पोर्टेंट शायद एक एंडोर्समेंट है जो पिछले उस दौरान मैंने सुना। एक सरकारी स्कूल में मेरे को एक बच्चे ने बोला, ऐसे जनरली जब हम जैसे लोग जाते हैं जी। तो वहाँ बच्चों के कंधे पे हाथ रख के बोलते, अरे नहीं नहीं बच्चे, तुम तो देश का भविष्य हो। सो वन बॉय रिएक्टेड टू माई दिस ब्लेसिंग यू कैन से, बोला सर हमको आप कह रहे हो हम देश का भविष्य हैं। देश का भविष्य हम थोड़े ही हैं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। वो बहुत पिंच किया मुझको। और उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि बजट था, खुद जा के अच्छे से बनाया और मतलब खड़े होकर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराया। फिर लैब कैसी होगी, लाइब्रेरी कैसी होगी, फिर प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने कहा साहब हमको ये बताइए कि हम ये 3000 बच्चों को पढ़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 70, 80, 90 टीचर्स की टीम है, तो हम बच्चों को पढ़ाएं या प्रिंसिपल ये देखे कि इतने बड़े स्कूल में टोंटी ठीक से लगी है कि नहीं लगी, स्विच ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जेन्युइन क्वेश्चन था। तो हमने फिर सारे प्रिंसिपल्स को पहली बार स्कूल सिस्टम में, मुझे नहीं पता हायर एजुकेशन सिस्टम के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, स्कूल सिस्टम के भी बैठे हैं, बट स्कूल सिस्टम में हमने एस्टेट मैनेजर दिए। हमने कहा पूरी बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए एस्टेट मैनेजर होगा, और उसको सरकार अपॉइंट नहीं करेगी, मतलब सरकार एज ए होल कि सेंट्रली अपॉइंटेड नहीं होंगे, आप खुद प्रिंसिपल और उनके 2 टीचर्स की टीम उनको अपॉइंट करती है, वही उनको हायर करती है, वही फायर करती है। तो अकाउंटेबिलिटी भी वहीं है लोकल लेवल पे। तो वो हमने उनको दिए, उससे बहुत सुधार हुआ। एंड वो सुधार सबको दिख रहा है, एंड विच इज़ रियली ऑल्सो आपने स्कूल्स में मेंटल वेलबींग का प्रोग्राम शुरू किया, विच वॉज अगेन अ न्यू स्टार्ट। उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? तो 2-3 चीज़ें हुई, जैसे बजट बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग हमने विदेशों में खूब कराई, देश विदेश में। IIM से बैठे हैं, मैं अभी हिमांशु जी से बात कर रहा था कि हम IIM अहमदाबाद से करा रहे हैं, लखनऊ से करा रहे हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि IIM इंदौर भी हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे। तो प्रिंसिपल और टीचर की खूब ट्रेनिंग कराई। ऑब्वियसली उससे रिजल्ट अच्छे आने लगे। जो बच्चे पहले 30, 40, 25, 45% ला के 70-80% बच्चे पास होते थे, वो 100% बच्चे पास होने लगे। अब रिक्शे वाले का बच्चा, धोबी का बच्चा बिना कोचिंग किए IIT में जाके पढ़ रहा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। एक लड़का जो द्वारका में एक जो सोसाइटी के छज्जे के नीचे जो प्रेस करते हैं ना, उनका बेटा है, और केवल सरकारी स्कूल से बिना कोचिंग के आपके यहाँ पहुँच गया है। सो वो सब होने लगा। तो CM साहब ने एक बात मुझसे कही कि यार रिजल्ट अच्छे आने लगे, बिल्डिंग अच्छी हो गई, स्कूलों का नाम हो गया, लेकिन एक अचीवमेंट जो कंट्रीब्यूशन जो एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए कि हमें देश को अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे मैनेजर वो तो देने ही हैं, लेकिन देश को अच्छे इंसान भी तो देने हैं, वो कैसे देंगे। तो उस पर बहुत एक्सप्लोर किया कि भाई क्या कर सकते हैं। जितनी गारंटी हम ये दे सकते हैं कि ये हमारा बच्चा है, इसको अच्छी फिजिक्स आती है, इसको अच्छी अंग्रेजी आती है, क्या हम ऐसे भी गारंटी ले सकते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये अच्छा इंसान है, ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कहीं काम करेगा तो, ये किसी सरकारी दफ्तर में बैठेगा तो बेईमानी नहीं करेगा, सड़क पे जाएगा तो राउडी नहीं होगा, ये गारंटी ले सकते हैं क्या? इस पर एजुकेशन सिस्टम साइलेंट है। तो हमने उसी के लिए ये प्रयोग शुरू किया हैप्पीनेस करिकुलम का, कि नर्सरी से लेके 8वीं तक हम अपने सारे बच्चों को डेली एक पीरियड लेते हैं हैप्पीनेस क्लास का। उसमें सब बच्चों का मेडिटेशन होता है रोज़ाना क्लास में, और उनकी इमोशनल वेलबींग की चर्चा होती है। उनके अंदर जिसको कहते हैं ना कि एक एक्सटर्नल साइंस है, एक इंटरनल साइंस है, तो इंटरनल साइंस की खूब बातचीत होती है उस पर। एंड उसके एनी विजिबल इफेक्ट्स उसके जो उसके विजिबल इफेक्ट बहुत आ रहे हैं। बच्चे एक तो
खुद फोकस होने लगे हैं। मैंने बच्चों से पहले साल से ही पूछना शुरू किया कि भाई ये हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुआ, इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको, बच्चों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से। मैं 2 छोटे छोटे से एग्जांपल आपको देता हूँ। एक लड़की ने मुझको बोला एक स्कूल में कि मैं ऐसे ही जाके पूछता हूँ कि यार आपके पेरेंट्स कहते हैं फालतू में एक सब्जेक्ट और बढ़ा दिया, टीचर्स भी दुखी है, बच्चे भी दुखी हैं, तो ऐसा करते हैं इसको बंद कर देते हैं, हैप्पीनेस की क्लास को बंद कर देते हैं। तो एवरीबडी से नहीं नहीं सर इसको बंद नहीं करना, आप फिजिक्स के 4 चैप्टर काट दो, इसको बंद मत करना। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा है। तो ऐसे एक क्लास में मुझे एक लड़की ने बोला कि जी देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हर फैमिली, बोली मेरे घर में थोड़ा जेंडर अपनी भाषा अपने शब्दों में उसने बयान किया, मैं काफ़ी पुरानी बात है, मैं अपने शब्दों में उसको आर्टिकुलेट कर रहा हूँ। उसने बोला कि मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ जेंडर बायसेस हैं। मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है, यूनिफॉर्म, ब्रेकफास्ट, पैसा, सब में हर जगह वो तो लड़का है मैं लड़की हूँ, ये जेंडर डिस्क्रिशन होता है। और जब मैं स्कूल आती हूँ तो मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से मेरे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। बोली मैं रोज़ रोती थी स्कूल आते हुए और हमेशा फिर मैं पढ़ती क्या। बोली लेकिन जब से ये हैप्पीनेस का पीरियड शुरू हुआ है तो मैं आके पहले मेडिटेशन करती हूँ स्कूल में आके, उसके बाद कुछ पॉजिटिव इमोशनल साइंस की वेलबींग की अच्छी एक्टिविटी होती है। तो बोली मेरे वो 45 मिनट मुझे पूरे दिन के लिए चार्ज कर देते हैं। एंड देन आई फोकस ऑन स्टडी, फिर मैं अपना पूरा सर्वस्व लगा के स्टडी करती हूँ। सो ये एक अच्छी चीज़ जो बच्चों से अंदर से आई, बच्चों के अंदर बहुत पॉजिटिव अप्रोच आई है। दूसरा एग्जांपल एक क्विक एक फैमिली से देना चाहूँगा। मैं फैमिली से भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि ये क्या फ़र्क पड़ रहा है इनका। तो एक मदर ने शेयर किया, अगेन फ्रॉम ए पुअर फैमिली, बोली पहले हमारा बच्चा एकदम घर पे आता था, जैसा कि जनरली टीनेज में एक होता है ना, मतलब वो टीनेज ही क्या जो बागी ना हो, तो एक हल्का सा बागीपना रहता था और पेरेंट्स को हैंडल नहीं करना आता है उसको। बोली हमें समझ नहीं आता था क्या करें, लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास शुरू हुई है इसका बिहेवियर घर में बदल गया है। तो मैंने कहा गिव मी सम एग्जांपल, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। सो शी गेव वेरी प्रॉम्प्ट एग्जांपल। बोली पहले आता था, मैं कहती थी खाना खा ले, तो बड़ा लड़ झगड़ के खाना खाता था, पर ये 5-6 महीने से जब से हैप्पीनेस क्लास शुरू हुई है आपकी, आपने जो भी शुरू किया, बोली घर आता है, प्यार से बात करता है। एक बार मैं पूछती हूँ कि खाना खा ले, वो मेरे से पूछता है कि आपने खा लिया। और ना सिर्फ पूछता है, पुअर फैमिली से आता है, बोले कई बार तो किचन में जाके चेक करता है कि मम्मी ने वाकई खा लिया है, मम्मी के लिए बचाया कि नहीं बचाया, या आउट ऑफ लव कह रही है कि खा लिया। सो उस मदर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों के अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहा है। हम रिश्ते सिखाते हैं, हम हैप्पीनेस क्लास में जीना सिखाते हैं कि जिया कैसे जाता है परिवार में, तो वो सफलता मिल रही है। You making great humans, not just giving them education and behavioral changes and emotionally strong भी बन Most रहे हैं important. बच्चे, so which is really nice. और कुछ समय पहले 2019 में दिल्ली का एक स्कूल द्वारका का राजकीय प्रतिभा विद्यालय, वो दिल्ली की स्कूल रैंकिंग्स में पूरे पब्लिक स्कूल्स को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 बना था। तो आपको लगता है ये दिन दूर नहीं है कि जब लोग ऐसे फ़ोन करते हैं मिनिस्टर्स को, एमएलएस को कि हमारे बच्चे को एडमिशन दिला दो इस पब्लिक स्कूल में, उस पब्लिक स्कूल में। अब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए भी लोगों के फ़ोन्स आएंगे, आने लगे हैं बहुत ज़्यादा आने लगे। 2015 में जब मैं सरकार में आया था तो मेरे घर पे सुबह लाइन लग जाती थी एडमिशन टाइम पे, सर बस आप तो एक फ़ोन कर देंगे ना तो एडमिशन हो जाएगा। अभी वो धीरे धीरे अब इधर आ गया है गवर्नमेंट स्कूल में, अरे सर ये तो सरकारी स्कूल है, यहाँ भी आप एडमिशन नहीं कराओगे तो कैसे चलेगा सर। अभी भारत सरकार में एक, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब इट्स नॉट फेयर, नॉट फॉर हिम बट किसी और के लिए, मुझे बाकायदा किसी बहुत बड़े अधिकारी ने लिख के सिफारिश भेजी है, यार इसको अपने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा सकते हो क्या। ये सिफारिशें पहले प्राइवेट स्कूल के लिए आती थी। तो आई एम सो ग्लैड टू we are all so glad you made education within reach for every common man. Also, how do you think this model of education can be implemented across the country? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल विल जरूरी है। पॉलिटिकल विल जो आप कमिटमेंट बोल रहे हैं वो कि कुछ लोगों को, नॉट एवरीबडी, सबको चुनाव भी लड़ने, पार्टियों में जीतने भी हैं, सब पार्टी भी पॉलिटिक्स भी करते रहें, बाकी सारे भी डायमेंशंस हैं गवर्नेंस के, लेकिन कुछ सीनियर लेवल के लोगों को किसी भी सरकार में लगना पड़ेगा कि अब हमें स्कूल में बेहतर करना है। और वो आर्टिफिशियल शोकेसिंग से नहीं होगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा ग्राउंड पे जाके कि क्या हो रहा है।
दिल्ली का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां मैं पिछले 6-7 साल में कम से कम 3-3, 4-4 बार जाके, और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम सरप्राइज इंस्पेक्शंस पे नहीं जा चुका हूँ। वहाँ जाता हूँ, टीचर्स से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो समझ में आता है। वो पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिकल विल हो जाए तो हमारे यहाँ टीचर्स बहुत शानदार हैं, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत शानदार हैं, और मेरा मानना है कि सरकारों के पास में पैसे की भी कमी नहीं होती जी। लोग कहते हैं कि साहब छोटा स्टेट बड़ा स्टेट, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सरकारों के पास पैसे की कतई कमी नहीं होती, बस थोड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि हमें एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है, वो दी जाए तो अच्छा हो जाएगा। एब्सोल्युटली, और वो मॉडल आपने करके दिखा दिया है कि अगर विल है, जहाँ चाह वहाँ राह हो सकता है जी। Where do you think we see India in terms of higher education infrastructure in the coming years? हायर एजुकेशन में इंडिया की 2 बड़ी खामियां हैं जो ठीक करनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली तो ये कि हायर एजुकेशन हमारी लार्जली रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, जॉब ओरिएंटेड है। हमारा सारा फोकस, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सच सीनियर पीपल सिटिंग हेयर ऑल द अक्रॉस, मैं जब भी मैं मिनिस्टर हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ मुझको बुलाती हैं, कन्वोकेशन प्रोग्राम्स में बुलाती हैं। वो हमेशा कन्वोकेशन प्रोग्राम में जब वीसीज रिपोर्ट होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, तो 95% जो पढ़ के सुनाया जाता है उसमें ये बताया जाता है, पिछले साल हमारे एक बच्चे ने 1 करोड़ का पैकेज लिया, पिछले साल हमारे एक बच्चे ने 10 करोड़ का पैकेज लिया। हम ये बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि पिछले साल हमारे एक बच्चे ने ऐसी कंपनी शुरू की जिसमें 500 लोगों की नौकरी लगी। हम ये सेलिब्रेट नहीं करते कि हमारे बच्चे ने एक ऐसी बढ़िया इंस्टीट्यूशन शुरू किया जिसने देश की इस समस्या का समाधान कर दिया। ये एक साइड है उसका, हाँ, फंडामेंटल चेंज टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ हायर एजुकेशन। हमने हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन को मिक्स कर दिया है। दुनिया में जर्मनी से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोपियन, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान के भी मैंने सब मॉडल्स स्टडी किए, और मैंने देखा कि उन्होंने बहुत शार्प डिवाइड किया हुआ है कि हमारा स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ये है, यहाँ से हम अपने देश को स्किल और प्रोफेशन दे रहे हैं, यहाँ से हम हायर एजुकेशन और रिसर्च सेगमेंट लेके जा रहे हैं, नया करने की तरफ लेके जा रहे हैं। वो हम ब्लेंडेड मोड में हैं। उसी आईआईटी में एक बच्चा पैकेज भी पे काम कर रहा होगा, उसी आईआईटी में एक बच्चा बैठ के हाइड्रोजन कार बनाने की कोशिश भी कर रहा होगा, और दोनों में कंपटीशन है, यार मैं पैकेज की तरफ जाऊं या हाइड्रोजन कार बनाऊं, हाइड्रोजन कार बनाने के प्रयोग में फेल हूं, बनाऊं नहीं, तीसरी पीढ़ी जाके बनाएगी। तो वहां हमारा ब्लेंड फंस गया है। दूसरा मुझे लग रहा है गिविंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अ फेयर चांस टू अंडरस्टैंड कि हमारे स्कूल से जो बच्चे जा रहे हैं, मतलब अक्सर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पूछते हैं, साहब आप एम्प्लॉयबल दे रहे हो कि नहीं दे रहे, आप रिसर्चेबल दे रहे हो कि नहीं, रिसर्च माइंड्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे, आप एम्प्लॉयबल माइंड्स दे रहे हो कि दे रहे हो, इनसे तो हम पूछते हैं, मतलब इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। लेकिन कभी हमें इनसे ये भी पूछना चाहिए, और काश ये हमसे पूछ लें, अब ये आके यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लोग बैठे हैं, कल को मेरे से पूछ लें जी ये आपके स्कूल से जो बच्चे जा रहे हैं वो ग्रेजुएटेबल हैं कि नहीं हैं, वो 12वीं क्लास से आया निकल के, वहाँ से ही वो ग्रेजुएटेबल है कि नहीं है, जो हम इनसे चाह रहे हैं उसमें वो एंट्री पॉइंट लायक उतना कितना है। तो स्कूल लेवल पर भी, क्योंकि रोट लर्निंग का प्रोडक्ट आ रहा है, 3 घंटे के एग्जाम का जजमेंट किया हुआ प्रोडक्ट आ रहा है, वहाँ एक गलती इनके साथ हो रही है कि इनको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो कुल मिला के 3 घंटे के एक एग्जाम से जज करके दे दिया जाता है, लो जी ये शार्प बच्चा है, इसको ले लो। अब वो इनके हिसाब से जो हम इनसे अपेक्षा कर रहे हैं एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी, एज ए वर्ल्ड, वो उतना उस लेवल का ग्रेजुएटेबल है कि नहीं है। कोई इनका दर्द भी तो समझे, इनको कितनी मेहनत करती है पड़ती है उनके साथ। So you have been a pioneer in a lot of things you've started in the city. Also, जो ये entrepreneur curriculum है, how has the program evolved over the years? अभी तो इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट हैं इसमें। एक है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, जैसे हमने हैप्पीनेस का माइंडसेट करिकुलम लागू किया, मतलब एक तरफ हम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरी तरफ हमने ये 3 नए करिकुलम लॉन्च किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, हैप्पीनेस माइंडसेट करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, सिटीजनशिप या देशभक्ति माइंडसेट करिकुलम। तो इन तीनों करिकुलम्स को हम पढ़ा रहे हैं उसमें। और ईएमसी जो है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में हमने यही कॉल दिया है कि
हर बच्चा स्कूल से निकल के जॉब सीकर बनता है और उसका पूरा माइंडसेट जॉब सीकर है। वो 10वीं 11वीं से सोचना शुरू कर देता है मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। अब समस्या यह है कि जैसे दिल्ली का मैं आपको क्वांटम बताऊं, 2.5 लाख बच्चे मेरे साथ स्कूलों से हर साल निकलते हैं। अब ये सारे के सारे 2.5 लाख बच्चे हर साल अगर जॉब सीकर बन के निकलेंगे तो फिर जॉब प्रोवाइडर्स कहाँ से आएंगे? जॉब प्रोवाइडर आएंगे उन कंट्रीज से जहां अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। फिर मेरा बच्चा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से IIM की डिग्री लेके, IIT की डिग्री लेके, और भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट बैठे हैं, वो लेके जाएगा यहाँ से, और उसके बाद में उनकी बनाई हुई अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या जापान के लोगों की बनाई हुई कंपनी में काम करेगा। मेरे को पैकेज अच्छा मिलेगा, 10 करोड़ भी मिलेगा, लेकिन मेरे बनाए हुए बच्चे का हजारों करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट उठा रही है उनकी इकोनॉमी, मेरे हिस्से में आ रही है कुल सैलरी। तो दो वजह से कि एक तो अगर हर बच्चा बाहर निकल के केवल और केवल जॉब सीकर बनेगा तो जॉब प्रोवाइडर कहाँ से आएंगे, और दूसरा कि इकोनॉमी को अगर बूम करना है, सैलरी क्लास सोसाइटी की इकोनॉमी यहीं तक आ सकती है जहाँ तक देश की आ गई है। अगर उससे ऊपर लेके जाना है तो एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। बहुत शानदार चल रहा है। 11वीं और 12वीं के बच्चों को लेके हम बहुत मैं भी अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हमने उनको 2-2 हज़ार रुपये सीड मनी दिया और कहा कि भाई छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनाइए, बेबी स्टार्टअप्स कह सकते हो, और हम आपको मेंटोर करेंगे। और क्या क्या आइडियाज़ लेके आते हैं बच्चे, उसमें कितने शानदार आइडियाज़ लेके आते हैं, यू कांट इमेजिन। 11वीं 12वीं के बच्चे, मतलब मुझे कोई बड़ा, मतलब इसको बहुत ओवर स्टेटमेंट ना माना जाए कि आने वाले 10 में भी 5-7 साल बाद की एक बड़ी कंपनी आज हमारे सरकारी स्कूलों में तैयार हो रही है। कोई ना कोई तो तैयार होगी। Very nice. We all would pray and hope that this comes through. समय आपके पास कम है, बहुत questions हैं, लेकिन I would just like to wind up 2 things as a nation you think we are doing and 2 changes you would like to see that we bring about in our education sector. 2 चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं, 2 which you think we should do to bring about the change. एक मतलब हमारे देश के एम्बियंस में ही एक हार्मनी है। मेरा एक टीचर, बहुत रेस्पेक्टेड टीचर हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का, एक अमेरिकन फेलोशिप पे गए। वहाँ उनके बच्चों ने उससे पूछा कि, अमेरिकन स्कूल के बच्चों ने उससे पूछा कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इंडिया, एंड आई थिंक दैट इज़ द आंसर आई कैन रिपीट हेयर टेकिंग अ क्लू फ्रॉम हिम। उसने उनसे पूछा कि हम इंडिया के स्कूलों से क्या सीख सकते हैं। तो हमारे टीचर ने अमेरिकन स्कूल के बच्चों और टीचर्स को जवाब दिया कि हाउ नॉट टू हैव गन्स इन स्कूल्स। ये इंडिया की खूबसूरती है कि हम तमाम विरोधाभासों के बावजूद हम एक बहुत हार्मनी में रहे हैं, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट रहा है, और बल्कि मैं कहूँगा एजुकेशन सिस्टम की देन रहा है। क्यों, हमने कबीर भी पढ़ाया है, और हमने साइंस भी पढ़ाई है, हमने रहीम भी पढ़ाया है, और हमने मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है। तो ये हमारी देन रही है, और हमने कबीर को अंदर तक उतारा है बच्चों के अंदर, तो वो हमारी देन रही है। आप पूछ रहे हैं कि भाई और क्या सीख सकते हैं। मुझे लगता है क्या करना चाहिए इन द एजुकेशन सेक्टर, आई थिंक कंट्री वाइड। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड वेयर बाउंड्रीज हैव लेसर रोल नाउ। ख़ासतौर से एजुकेशन में नेशनल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बहुत कम रोल रखती हैं। हमें दुनिया से 4 कदम आगे चलने का सोचना चाहिए, अभी हम सोच नहीं पा रहे। उसकी वजह, जैसे आज स्कूल, मतलब मुझे नहीं, मैं अकेला दिल्ली में नहीं कर सकता, पूरे देश में बात करनी पड़ेगी इसकी, और कर भी रहे हैं। आई एम श्योर नई एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आज गूगल आज के समय की सच्चाई है, और बिलीव मी, कम से कम मैं हायर एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग तरीके से चलते हैं, बट कम से कम देश के एजुकेशन सिस्टम में अभी गूगल को स्वीकार नहीं किया गया है। देश की सारी किताबें, सारा पढ़ाने का तरीका, सारा परीक्षा लेने का तरीका इस तरह का है, मान लो दुनिया में गूगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि जिस बच्चे की आप परीक्षा ले रहे हो वो थोड़े दिन बाद जाके गूगल के सहारे ही जीने वाला है। इतना रटाते हो, इतना रटाते हो, इतने नाम रटाते हो, उसको छोड़ दो यार, वो गूगल से निकाल लेगा। उसको समझाओ, पहले आप राइटली सो। देखो हिस्टोरिकली स्कूल्स के में, मतलब हायर एजुकेशन ने तो बहुत अलग अलग तरीके के काम किए। स्कूल्स का एक मेन रोल था बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना,
दूसरा था सोशलाइज करना और तीसरा था डिसिप्लिन करना। 3 बड़े रोल थे। अब इंफॉर्मेशन बच्चे को उससे कहीं ज्यादा अवेलेबल है जितनी स्कूल से अवेलेबल है। अब स्कूल को अपना रोल चेंज कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि वी वांट गिव यू इंफॉर्मेशन, विल टीच यू हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, चेंज दैट सिनेरियो। वो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सेम विद द सोशलाइजेशन। पहले घर से बच्चा निकलता था माँ बाप के दायरे से, चाचा ताऊ के बच्चों के पास से, और सीधे स्कूल आता था, वहां उसको थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी मिलती थी। आज की तारीख में सोशल मीडिया दुनिया भर के साथ बैठा हुआ है। हमारा बच्चा मेरे घर में बैठे हुए अमेरिकन से बात कर रहा है कि जापानीज से बात कर रहा है, मेरे को पता नहीं है, वो सोशलाइज खुद हो रहा है। तो इन सोशलाइजेशन में भी हमें बस सेफगार्ड सिखाने चाहिए। अब हमें सोशलाइज, हमको ये भूल जाना चाहिए कि स्कूल सोशलाइज करने की जगह है। स्कूल तो सोशलाइज करना सिखाने की जगह है। तो अगर हम इतना कर दें तो मुझे लगता है काफी बड़ा चेंज हो जाएगा। जी। वो मैं इजीली ले लेता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि गूगल है तो बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। हाउ गुड इज दैट डिपेंडेंसी? आप जब किताबों से जाते थे तो लार्जली किताबों से भी सर्च करना थोड़ी सिखाया जाता था। सिखाया जाता था ये आपके सिलेबस की किताब है, इसमें जो लिखा है उसको सच मान लो, उतना ही है बस। फिर आप अपने पराक्रम से किसी लाइब्रेरी में जाते थे, 10 और किताबें पढ़ते थे, फिर देखते थे यार ये किताब में तो एक एंगल दिया हुआ था, 10 और एंगल है उसमें। अभी गूगल में आपको 100 और एंगल मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि गूगल पे डिपेंड हो या नहीं हो, आप कॉन्शियस हो इसको लेके नहीं हो, लेकिन गूगल आज के मतलब इंटरनेट आज के समय की एक बड़ी सच्चाई है, वो आपके बच्चे के हाथ में उपलब्ध है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको बोलो कि गूगल पे डिपेंड मत हो, ये किताब है, किताब में 10 किताबें पढ़ो और इनसे सीख लो। दूसरा है कि आप उसको सिखा दो कि ये गूगल है और गूगल जैसी और 1000 चीजें हैं, इंफॉर्मेशन का सागर है आपके सामने, इस सागर में से सही इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है वो स्कूल सिखा देगा। आई थिंक सेकंड अप्रोच वुड वर्क नाउ, फर्स्ट अप्रोच विल फेल यू एंड इज फेलिंग अस। Thank you. Well said. Thank you. Also, we have educators across the country who here. Any parting thoughts for them? नहीं, आप सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और एजुकेशन पे तो जो भी काम कर रहा है उससे बढ़िया कोई काम ही नहीं हो सकता। तो मतलब कोई इस लेवल पे कर रहा होगा, कोई इस लेवल पे कर रहा होगा, पर जो भी एजुकेशन पे काम कर रहा है, मुझे लगता है कि देश को बनाने के लिए एजुकेशन से बढ़िया कुछ नहीं काम है। जैसे इस हॉल में बैठे हुए सब लोग जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, मे बी दिस जनरेशन ऑफ द पर्सन सिटिंग हियर और मे बी उससे पहले की 2 जनरेशन, 3 जनरेशन पहले, 4 जनरेशन पहले, जब तक फैमिली में एजुकेशन नहीं थी, फैमिली में किसी एक पीढ़ी ने निर्णय लिया होगा कि यार एक ना कमरा बाद में बनवा लेंगे, पहले अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। गांव में थे तो एक खेत बाद में खरीद लेंगे, पहले अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ये किसी एक पीढ़ी ने निर्णय लिया होगा और उससे अगली पीढ़ी पढ़ती चली गई। आज हमें, मुझे लगता है, एक राष्ट्र के रूप में निर्णय लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें बाद में कर लेंगे, पहले अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लेते हैं, अपने हर बच्चे को ठीक से पढ़ा लेते हैं। अगर ये निर्णय हमने ले लिया, साहस का निर्णय है, इतना आसान नहीं है, पर अगर ये निर्णय ले लिया, एंड आई थिंक आप सब लोगों को, हम सब, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने लिए तो किसी चुनावी भाषण में वोट मांग लूंगा, ये मैं देश के लिए बोल रहा हूँ कि सब एजुकेटर्स को इसका माहौल बनाना चाहिए कि हमने पढ़ाया नहीं तो हम कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. It has been an honor to talk to you and listen to your thoughts.